ये एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर 6 पर बनाए गए वीडियो का तीसरा पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि मैकेले के मिनट्स के आधार पर 1835 का एजुकेशन एक्ट ब्रिटिश के द्वारा पारित किया गया और उसके साथ यह भी फैसला लिया गया कि इंग्लिश को हायर एजुकेशन का मीडियम बनाया जाए। उसके बाद जाना 1854 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा इंडिया के गवर्नर जनरल को एजुकेशन के विषय में जो वुड्स डिस्पैच भेजा गया था उस नोट के बारे में हमने जाना था। इस डिस्पैच के बाद ही कलकत्ता, मद्रास और मुंबई यूनिवर्सिटी इन सब की स्थापना की गई थी। अब है द डिमांड फॉर मोरल एजुकेशन। 19th सेंचुरी में प्रैक्टिकल एजुकेशन के लिए जो भी तर्क दिया जा रहा था उसका इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरी ने काफ़ी विरोध किया। मिशनरीज का मानना था कि एजुकेशन का प्रयास लोगों के मोरल कैरेक्टर में इम्प्रूव लाना होता है और मोरालिटी केवल क्रिश्चियन एजुकेशन के द्वारा ही इम्प्रूव किया जा सकता है। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में मिशनरी एक्टिविटी के अगेंस्ट थी, इसका विरोध करती थी। कंपनी को डर था कि मिशनरीज की एक्टिविटीज की वजह से यहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन है उनके बीच असंतोष पैदा होगा और लोग इंडिया में अंग्रेजों को शक की नज़र से देखेंगे। इसलिए जब मिशनरीज ब्रिटिश के कंट्रोल में जो भी टेरिटरीज था उसके अंडर में अपना इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, तब डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आने वाले एरिया सेरमपुर में अपना मिशन खोला। 1800 में प्रिंटिंग प्रेस को स्थापित किया गया और 1818 में एक कॉलेज स्थापित किया गया। 19th सेंचुरी के दौरान पूरे इंडिया में मिशनरी स्कूल खोले गए। 1857 के बाद इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट इन मिशनरी एजुकेशन को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता था कि यहाँ के लोकल कस्टम, प्रैक्टिसेस, बिलीफ और रिलीजियस आइडियाज के साथ कोई भी छेड़खानी करने पर यहाँ के नेटिव लोग भड़क सकती है, ये उनके ओपिनियन को भड़का सकती है। ये है सेरमपुर कॉलेज, जिसको कलकत्ता के नज़दीक हुगली रिवर के किनारे इस्टेब्लिश किया गया था। अब है व्हाट हैपेंड टू लोकल स्कूल्स। ब्रिटिश रूल से पहले भी यहाँ पढ़ाई होती थी, लोकल स्कूल्स थे, उसमें बच्चे पढ़ते थे, स्टूडेंट पढ़ते थे, लेकिन ब्रिटिश रूल के अंडर इन पाठशालाओं का क्या हुआ इसके बारे में हम अभी जानेंगे। 1830s में विलियम एडम, जो कि एक स्कॉटिश मिशनरी थे, उन्हें कंपनी ने लोकल स्कूल में एजुकेशन के प्रोग्रेस पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था और इसके लिए उन्होंने बंगाल और बिहार के डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया। एडम ने जो रिपोर्ट प्रोड्यूस किया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उन्होंने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से भी ज़्यादा पाठशालाएँ थी और ये छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस होती थी जिसमें 20 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या बहुत ज़्यादा, यानी कि 20 लाख से भी ज़्यादा थी। ये इंस्टीट्यूशंस वेल्दी पीपल यानी कि धनी लोग और लोकल कम्युनिटी के द्वारा चलाया जाता था और कभी कभी खुद टीचर के द्वारा यानी कि गुरु के द्वारा चलाया जाता था। ये एजुकेशनल सिस्टम फ्लेक्सिबल थी। आज जिस चीज़ की हम स्कूल में उम्मीद करते हैं उस टाइम पर भी पाठशालाओं में मौजूद होती थी। स्टूडेंट्स की फी फिक्स नहीं होती थी, ना तो बुक प्रिंटेड वाली चलती थी और ना ही स्कूल बिल्डिंग अलग होता था। बेंच, चेयर, ब्लैक बोर्ड ये सब कुछ भी नहीं होता था और ना ही अलग क्लासेस होती थी, ना अटेंडेंस बनती थी, ना एनुअल एग्जामिनेशन होता था और ना ही कोई रेगुलर टाइम टेबल था। कुछ क्लासेस बनियान ट्री के नीचे उसके छांव में होती थी, तो कई गांव के किसी दुकान या मंदिर के कोने में या फिर गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था।
बच्चों की फीस पेरेंट्स के इनकम पर डिपेंड करती थी। अगर धनी होते थे तो उनका फीस ज़्यादा होता था और गरीब होते थे तो उनका फीस कम होता था। टीचिंग ओरल होती थी, मौखिक होती थी और गुरु ही डिसाइड करते थे कि क्या पढ़ाना है। वो स्टूडेंट की ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाते थे। स्टूडेंट्स को अलग अलग क्लासेस में नहीं पढ़ाया जाता था, बल्कि सबको एक साथ एक ही जगह पर बैठा कर पढ़ाया जाता था और अलग अलग लेवल के स्टूडेंट के साथ टीचर अलग से बात कर लेते थे। एडम ने पाया कि ये जो फ्लेक्सिबल सिस्टम थी ये लोकल नीड्स को सूट करती थी, उसके लिए काफ़ी अनुकूल थी। एग्जाम्पल के लिए क्लासेस हार्वेस्ट टाइम में नहीं होती थी, मतलब फसलों की जब कटाई की टाइम आती थी उस टाइम पर क्लास ऑफ कर दी जाती थी, क्योंकि गांव घर के जो बच्चे होते थे वो खेतों में काम करने जाते थे और जब फसल की कटाई हो जाती थी और स्टोर कर लिया जाता था तो फिर से पाठशाला खुल जाती थी। और इसका मतलब यह था कि पीजेंट फैमिलीज के जो बच्चे होते थे उनकी भी पढ़ाई हो जाती थी। यहाँ पर एक विलेज पाठशाला दिखाया गया है। ये पेंटिंग एक डच पेंटर फ्रैंकोइस सोल्विन द्वारा पेंट किया गया था, जो कि 18th सेंचुरी में, लेट 18th सेंचुरी में इंडिया आए थे। उन्होंने अपनी पेंटिंग में लोगों के दैनिक जीवन को डिपिक्ट करने की कोशिश की है। अब है न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स। मिड 19th सेंचुरी तक कंपनी का ध्यान हायर एजुकेशन पर था और इसलिए इन्होंने लोकल पाठशाला में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन 1854 के बाद कंपनी ने वर्नाकुलर एजुकेशन सिस्टम यानी कि जो लोकल स्कूल्स होते थे उसमें इम्प्रूव लाने का फैसला किया। इनका मानना था कि सिस्टम के अंदर ही नए ऑर्डर्स इंट्रोड्यूस करके, जैसे कि नए रूटीन्स, नए रूल्स और रेगुलर इंस्पेक्शंस के जरिए सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। इसके लिए कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पे, गवर्नमेंट जॉब पे रख लिया और हर एक पंडित को 4 से 5 स्कूल का देखभाल करने का चार्ज सौंप दिया। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहाँ टीचिंग के स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट लाना था। हर एक गुरु से कहा गया कि वो समय समय पर अपना रिपोर्ट सौंपे और रेगुलर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही क्लासेस ले। और अब टीचिंग टेक्स्ट बुक पर आधारित होनी थी और स्टूडेंट के प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए, उनके लर्निंग को टेस्ट करने के लिए एनुअल एग्जामिनेशन की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। स्टूडेंट से कहा गया कि वो रेगुलर फी पे करे और रेगुलर क्लासेस अटेंड करे, अपनी सीट पर ही बैठे, फिक्स्ड सीट पर, और डिसिप्लिन के नए रूल्स का पालन करे। जिन पाठशालाओं ने नए रूल्स को एक्सेप्ट किया उनको गवर्नमेंट के तरफ से ग्रांट्स मिलने लगा, अनुदान मिलने लगा। और लेकिन जो नए सिस्टम के साथ काम करने को इच्छुक नहीं थे उनको गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिलता था। समय के साथ जो गुरु चाहते थे कि आज़ादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ वो खुद पढ़ाए बिना गवर्नमेंट का हेल्प लिए, वे अब गवर्नमेंट से सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमज़ोर पड़ने लगे। लेकिन नए रूल्स और रूटीन्स का और भी प्रभाव पड़ा और भी कॉन्सिक्वेंसेस हुए। पहले के सिस्टम में जो पीजेंट फैमिली के जो चिल्ड्रन होते थे वो भी पाठशाला जाकर पढ़ सकते थे क्योंकि टाइम टेबल फ्लेक्सिबल था। लेकिन नए सिस्टम में रेगुलर अटेंडेंस की ज़रूरत होती थी और यहाँ तक कि जब फसल की कटाई होती थी तब तो गरीब फैमिली के जो बच्चे होते थे वो खेतों में काम करने चले जाते थे और इसलिए वो स्कूल अटेंड नहीं कर पाते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो इससे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी कि बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता। अब है द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन। इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे।